हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सचिन यादव और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंटरेक्शन विद सचिन में। तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि स्थिर आवेश जो थे उसे हमने बोला था स्थिर वैद्युतिकी, और गतिक वैद्युतिकी यानी जब वो आवेश गति करने लगे, चलने लगे, मोशन में आने लगे, तो उसकी स्टडी हम करेंगे गतिक वैद्युतिकी में। उन सब के बाद अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और हमारी जो यूनिट है पहली वो यही है स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, पहला चैप्टर है, वो है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश। तो समझते हैं आवेश होता क्या है। तो आपने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, बालों को पेन से रब किया होगा, रगड़ा होगा, और जब कभी भी बालों को पेन से रगड़ा होगा तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े अगर उसके पास लाएंगे तो वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े उस पेन से चिपक जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये जो पेन है ये आवेशित हो गया, यानी आवेश है क्या, आवेश इसमें आ गया, आवेश इसकी प्रॉपर्टी हो गई, इसका एक गुण हो गया इस वस्तु का। तो वैद्युत आवेश की डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें कागज के छोटे टुकड़ों, तिनकों यानी भुस के तिनके हो सकते हैं, या पक्षियों के पंखों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है उनमें। मतलब इन वस्तुओं में जब मैं बालों को मार्कर से या पेन से रगड़ूंगा तो इनमें वो गुण आ जाता है, कागज के छोटे टुकड़ों, पक्षियों के पंखों को या भुसके तिनकों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, इसलिए ये आवेशित हो गए। तो उम्मीद है डेफिनेशन समझ में आ रही होगी कि वैद्युत आवेश है क्या। जब दो वस्तुओं का आपस में रगड़ते हैं तो उनमें यानी दो वस्तुओं में कागज के छोटे टुकड़ों, तिनकों या पक्षियों के पंखों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इस गुण को ही वैद्युत आवेश कहते हैं। आपने एक एक्सपेरिमेंट ये देखा है, इसके अलावा आपने एक एक्सपेरिमेंट और अपनी रियल लाइफ में कई बार देखा होगा। गर्मियों के सूखे दिन हो तो सूखे दिन में अगर हम सिंथेटिक क्लॉथ्स यानी संश्लिष्ट कपड़े पहने हो तो वो संश्लिष्ट कपड़े जब उतारें या उन्हें पहने तो चट चट की ध्वनि सुनाई दी होगी, या फिर अंधेरे कमरे में ये एक्सपेरिमेंट किया जाए तो चिंगारी भी दिखाई देती है। ये इसका जो कारण है वो वैद्युत आवेश ही तो है, क्योंकि फिर दोबारा से कपड़ों के साथ हमारे शरीर को रगड़ा गया है, और जब कपड़ों के साथ हमारे शरीर को रगड़ा गया है तो दो वस्तुएं रगड़ी जा रही हैं, और जब दो वस्तुएं रगड़ी जा रही हैं तो वो दोनों की दोनों वस्तुएं हो गई आवेशित, यानी हमारी जो कपड़े हैं वो भी आवेशित हो गए और हमारा जो शरीर है वो भी आवेशित हो गया। इसके अलावा आपने एक एक्सपेरिमेंट और करके देखा होगा कि कुर्सी पे आप बैठे हों तो कुर्सी पे बैठने के बाद थोड़ा सा हाथ उस हत्थे से गिट लो, उसके बाद वो अपने जो हाथ के रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रोंगटे ये बाल ही तो हैं जो कि बहुत हल्के हैं, बिल्कुल कागज़ के छोटे टुकड़ों या उसके तिनकों या पक्षी के पंखों के जैसे। और जब ये हाथों को हम कुर्सी से रगड़ेंगे तो रगड़ने के बाद ये हाथ आवेशित हो गया और वो कुर्सी का हत्था भी आवेशित हो गया। जब उन दोनों आवेशित चीज़ों को हम पास में लाएंगे तो हल्की जो चीज़ें हैं वो मूव करेंगी, ये कह सकते हैं। वो हमारे जो बाल हैं वो कुर्सी के हत्थे से अट्रैक्ट होने लगे, आकर्षित होने लगे आवेश की वजह से। ये कारण है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वैद्युत आवेश की दूसरी डेफिनेशन जो किताबों में है वो ये है, आवेश पदार्थ का वह गुण है जो वैद्युत बल एवं चुंबकीय बल उत्पन्न करता है और उसका अनुभव करता है। पर यह डेफिनेशन स्टूडेंट्स को कई बार समझ में नहीं आती है, तो समझने की एक बार कोशिश करते हैं कि ये डेफिनेशन कैसे है। तो देख सकते हैं वैद्युत बल और चुंबकीय बल, ये दो बल बड़ा कन्फ्यूज़न डालते हैं। तो आपने इस वीडियो में मैंने आपको अभी पहले ये समझाया है कि जब हम बाल को पेन से रब करते हैं तो जो पेन है वो कागज़ के छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। सोचने की बात है कि जब कागज़ के छोटे टुकड़े उस पेन की तरफ जा रहे हैं, चिपक रहे हैं, तो उन कागज़ के छोटे टुकड़ों पे कोई ना कोई बल लग रहा होगा या नहीं। तो दो टाइप के बल लगते हैं इसमें, कभी वैद्युत बल लग सकता है तो कभी चुंबकीय बल लग सकता है। तो जब कभी भी दोनों आवेश स्थिर होंगे, रुके हुए होंगे, तो उनके बीच में जो बल लगेगा वो लगेगा वैद्युत बल, और वही आवेश जो गति करने लगेंगे, गतिक आवेश हो जाएंगे, मोशन में आ जाएंगे, तब इनके बीच में जो बल लगेगा वो लगेगा चुंबकीय बल। स्थिर आवेश जो हैं वो भी या तो एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाएंगे उस वैद्युत बल के लगने से, या प्रतिकर्षित हो जाएंगे, वो आगे मैं समझाऊंगा। या फिर ये जो गतिक आवेश हैं इस सिचुएशन में ये जो इनके बीच में जो बल लगेगा चुंबकीय बल, वो इन्हें आकर्षित करेगा।
तो समझने की बात ये है, जो डेफिनेशन है कि आवेश पदार्थ का वह गुण है, यानी इन दोनों में या इनमें भी आवेश हैं। अब ये आवेश जो है ये किसी ना किसी पदार्थ में ही तो होंगे, कोई ऐसा तो है नहीं कि आवेश कहीं भी ऐसे भटक रहा है। अब जैसे मान के चलो मैं बालों को जब पेन से रब कर रहा था तो पेन वो पदार्थ था जिसमें वो आवेश था। अब पेन से जब मैं बालों को रब कर रहा हूँ तो पेन में रुके हुए आवेश हैं, स्थिर आवेश हैं। तो जब वो स्थिर आवेश हैं और बालों में भी आवेश है, आगे मैं आपको समझाऊंगा कागज़ के टुकड़ों में भी आवेश आता है और उस आवेश की वजह से ही कागज़ के छोटे टुकड़ों में भी स्थिर आवेश है और उस आवेश की वजह से ही वो कागज़ के छोटे टुकड़ों पे विद्युत बल लगता है और विद्युत बल जब लगता है तो वो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े उस मार्कर या पेन की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो ये तो थी कहानी विद्युत बल की। और ये जो गतिक आवेश है ये हम विद्युत धारा वाली केस में, इलेक्ट्रिक करंट वाली सिचुएशन में समझेंगे। जब भी आवेश गति करने लगे तो विद्युत धारा बनेगी और ये जो विद्युत धारा होगी ये कहीं ना कहीं तार में होंगी, तार में ही तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक वायर में। तो कहने का मतलब उस सिचुएशन में जो पदार्थ होगा वो तार होगा, वायर होगा। तो पदार्थ आवेश जो है वो पदार्थ का वो गुण है, यानी कि या तो कागज में या उस तार में उन पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत बल और चुंबकीय बल उत्पन्न करता है। इन दोनों आवेशों में विद्युत बल लग रहा है और यहाँ पे चुंबकीय बल लग रहा है, या उसका अनुभव करता है, क्योंकि ये जो कागज के छोटे टुकड़े हैं ये अनुभव कर रहे हैं। जब भाई मैंने पेन को जब कागज के छोटे टुकड़ों के पास में लाया तो वो छोटे छोटे जो टुकड़े थे वो विद्युत बल उत्पन्न भी कर रहे हैं और उसका अनुभव भी कर रहे हैं, तभी तो वो आकर्षित हो रहे हैं उस मार्कर या पेन की तरफ। सेम ऐसे ही जब दो तार हों जिनमें करंट फ्लो हो रहा हो, जब करंट फ्लो हो रहा है यानी आवेश में गति है, गतिक आवेश है, तो उन दोनों तार में जो कि पदार्थ है उन दोनों तारों में जो बल लग रहा होगा वो लग रहा होगा चुंबकीय बल। वो लग किसकी वजह से रहा? आवेश के कारण, यानी चुंबकीय बल उत्पन्न करने का काम कौन कर रहा है? ये गतिक आवेश, और अनुभव भी यही कर रहे हैं उस चुंबकीय बल को। उम्मीद है बात समझ में आ रही है। अब बात करते हैं आवेश के प्रकार की, टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। सन 1750 में एक वैज्ञानिक हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने इन दोनों आवेशों को नाम दिया। एक का नाम दिया धनावेश पॉजिटिव चार्ज और एक का नाम दिया ऋणावेश नेगेटिव चार्ज। देख सकते हैं ये है पॉजिटिव चार्ज प्लस और ऋणावेश जो है वो है माइनस, यानी कि नेगेटिव चार्ज। तो पदार्थ का गुण क्या था? आवेश। हमने पिछली डेफिनेशन में पढ़ा था कि आवेश पदार्थ का गुण है, नेचर है पदार्थ का। वैसे ही आवेश का भी एक नेचर होता है, गुण होता है, आदत होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे लोगों की भी आदत होती है, कोई किसी को गुस्सा आता है, किसी को शांत रहना पसंद है, तो दो विपरीत आवेश हों अगर, एक प्लस और एक माइनस, ये दोनों ही विपरीत जाति के आवेश हैं, इसीलिए इन दोनों को बोला जाता है विजातीय आवेश, अपोजिट चार्ज। एक प्लस है और एक माइनस है, ये हमेशा दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक लड़का बॉय, एक लड़की गर्ल, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये दोनों विपरीत आवेश, विजातीय आवेश, विपरीत जाति के आवेश, कुछ भी कह सकते हैं, इन दोनों के बीच में आकर्षण हो रहा है, यानी एक बल लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, जिसको हम बोलेंगे वैद्युत आकर्षण बल। वैद्युत का मतलब है आवेश, क्योंकि आवेशों के बीच में लग रहा है। मैंने आपको पिछली एक क्लास में पढ़ाया था कि आवेश का, वैद्युत का अर्थ होता है आवेश। तो इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है, यानी आवेशों के बीच में, यानी विद्युत के बीच में जो बल लग रहा है वो आकर्षण प्रकृति का है, तो ये हो गया वैद्युत आकर्षण बल। और समान जाति के आवेश, जैसे एक प्लस और दूसरा भी प्लस, इन्हें हम बोल सकते हैं सजातीय आवेश। एक माइनस और एक और माइनस, इन्हें भी हम बोल सकते हैं सजातीय आवेश। तो समान जाति के जो आवेश होंगे वो हमेशा एक दूसरे से दूर भागेंगे। ये एरो का निशान बता रहा है कि एक दूसरे से दूर भागने की टेंडेंसी रखते हैं। तो इनके बीच में, इन दोनों आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है उसका नाम है वैद्युत प्रतिकर्षण बल। ऐसे ही माइनस माइनस दोनों ऋणावेश, ये भी हमेशा एक दूसरे से दूर भागेंगे। एरो दिखा रहा है, यानी इनके बीच में भी जो बल लग रहा है वो लग रहा है वैद्युत प्रतिकर्षण बल। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी एरो दिखा रहा है, ये हमेशा दोनों आवेश एक दूसरे की तरफ जाना चाह रहे हैं और जाएंगे भी वैद्युत आकर्षण बल की वजह से। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे दो चुंबक ले लें, तो आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल। तो ये एन मतलब है नॉर्थ पोल,
यानी उत्तरी ध्रुव, और एस का मतलब है साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। हमें पता है कि एक चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, तो एक चुंबक ये ले ली और एक चुंबक ये ले ली। आपने एक्सपेरिमेंट घर पे भी करके देखा होगा कि 2 चुंबक अगर एक दूसरे की तरफ चिपक रही हों यानी आकर्षित हो रही हैं, तो उनमें जो बल लग रहा है वो लगेगा चुंबकीय आकर्षण बल। ये तभी लगेगा, यानी 2 चुंबक एक दूसरे की तरफ तभी आकर्षित होंगी जब इनके विपरीत ध्रुव एक दूसरे के पास होंगे, यानी विपरीत जाति के ध्रुव एक दूसरे के पास होंगे, यानी विजातीय ध्रुव एक दूसरे के पास होंगे। और एक चुंबक को, किसी एक चुंबक को अगर हम पलट दें तो वो चुंबक एक दूसरे के पास ले जाएं तो पास नहीं जाती हैं, बल्कि दूर जाने की टेंडेंसी है उनकी। उनका जो नेचर है, उनकी जो आदत है, उनका जो गुण है वो दूर जाने का हो जाएगा। तो अगर मैं इस चुंबक को पलट दूं तो पलटूंगा तो साउथ उधर चला जाएगा, नॉर्थ पोल इधर आ जाएगा, तो बिल्कुल ऐसी चुंबक दिखेगी। और ये वाली चुंबक वैसी की वैसी रखी रहे और दूसरी को मैंने पलट दिया, तो क्योंकि इनमें समान जाति के ध्रुव यानी नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे के पास हैं, तो समान जाति के तो एक दूसरे से दूर भागते हैं। इस वजह से इन दोनों चुंबकों के बीच में जो बल लगता है वो लगता है चुंबकीय प्रतिकर्षण बल। तो पदार्थ का गुण हुआ आवेश और आवेश का गुण हुआ आकर्षण या प्रतिकर्षण। वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का आवेश है। वो 2 आवेश अपोजिट हैं या सेम हैं। अपोजिट होंगे यानी विपरीत होंगे तो अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे, और सेम होंगे यानी समान होंगे तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। तो आवेश को और डीपली समझने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि पदार्थ हर चीज़ है, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो। इन 3 के अलावा पदार्थ की 2 अवस्थाएं और होती हैं, प्लाज्मा है और BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो चाहे कोई सी भी अवस्था हो, ये सारी की सारी चीज़ें पदार्थ हैं। पदार्थ यानी द्रव्य। और एक बात और ध्यान देने की है, द्रव्य और द्रव 2 अलग अलग चीज़ें हैं। द्रव यानी लिक्विड, और द्रव्य में ठोस, द्रव, गैस सब कुछ आ जाता है। BEC आ जाती है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा, पांचों की पांचों अवस्थाएं आ जाती हैं द्रव्य में यानी पदार्थ। तो पदार्थ जो है, उनसे जो पदार्थ है वो अणुओं से मिलकर बना है, यानी मॉलिक्यूल्स से, अणुओं से मिलकर पदार्थ बना है। अणु है क्या? तो अणु बहुत छोटे होते हैं, नॉर्मली उनको देखना भी कठिन होता है, पर फिर भी हम कुछ कंडीशंस में अणुओं को देख सकते हैं। जैसे वेंटिलेटर से कभी दिन में 9-10 बजे के आसपास वेंटिलेटर से धूप आ रही हो तो घर में धूल के छोटे छोटे कण जो दिखाई देते हैं उस वेंटिलेटर की धूप की रोशनी में, वो जो कण हैं वो हैं अणु। जो धूल के छोटे छोटे कण हैं वेंटिलेटर की धूप की रोशनी में ही वो दिखाई देते हैं, और जैसे ही वो धूप की रोशनी से हट जाते हैं और हमें दिखाई देना बंद हो जाता है। कहने का मतलब है जो अणु है उनको हम न्यूड आइज से, नंगी आंखों से देख सकते हैं, पर कुछ कंडीशंस में। और उस अणु के भी हज़ारों लाखों टुकड़े कर दें तो हमें मिलता है परमाणु, एटम। इसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। खैर वो बात अलग है। तो जो परमाणु है, एक वैज्ञानिक हुए थे डाल्टन, उन्होंने परमाणु का एटॉमिक सिद्धांत दिया, मतलब एक एटॉमिक सिद्धांत दिया था। वो ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी यानी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। उसके अनुसार ये था कि परमाणु जो है ये सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा कण है। डाल्टन ने कहा कि अब इससे छोटा कोई कण नहीं है, ये एक अल्टीमेट पार्टिकल, अंतिम कण है। पर साइंस तो लगातार डेवलप कर रही है, विकसित हो रही है विज्ञान, और विकास होते होते पता चला कि यार परमाणु जो है वो भी और छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसमें से एक कण का नाम है इलेक्ट्रॉन, एक कण का नाम है प्रोटॉन और एक कण का नाम है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणावेशित होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, माइनस, और जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है यानी कि धनावेशित, और जो न्यूट्रॉन है इस पर कोई चार्ज नहीं है, यानी कि न धनावेश है न ऋणावेश है, ये खाली है। ये जो गोला है खाली है, न्यूट्रॉन खाली है, इसलिए इसको जो शब्द दिया गया है वो है उदासीन यानी कि न्यूट्रल। तो आप लोगों ने बाइक देखी होगी कि बाइक में जब बाइक को हम स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट करते ही एन जल रही होती है, एन हरे रंग की एन जल रही होती है। उस एन का मतलब ही होता है न्यूट्रल, यानी वो जो बाइक है वो उदासीन स्थिति में है। तो उदासीन क्या होता है? उदासीन स्थिति ऐसी स्थिति होती है जिसमें कोई चीज़ जिंदा है पर अपना काम नहीं कर रही है, बिल्कुल वैसे ही, और खाना भी खा रही है,
जैसे सपोज करके कि कोई कोमा में व्यक्ति हो और वो कोमा में व्यक्ति जो है उसको फूड भी मिल रहा है ड्रिप की हेल्प से, जो बॉटल लग रही है उससे उसको फूड मिल रहा है और उस सांसें भी ले रहा है, यानी व्यक्ति जिंदा है, सुन भी सकता है सब कुछ, इमोशंस भी हैं। कोई उसे गाली दे और उसे दुख भी होगा कि साहब ये मुझे गाली दे, पर वो कुछ कर नहीं सकता है। बिल्कुल वैसे ही कोई किसी व्यक्ति को पैरालिसिस हो जाए, वो सब कुछ सुन सकता है, समझ सकता है, पर कुछ कर नहीं सकता है। यानी ये लोग उदासीन हैं, न्यूट्रल हैं। बिल्कुल वैसे ही बाइक जो है जब स्टार्ट होती है तो एन जल रही होती है, उस एन का मतलब न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब स्टार्ट है, खाना भी खा रही है यानी पेट्रोल ले रही है लगातार, और जब तक गियर नहीं डालेंगे वो बाइक आगे नहीं बढ़ेगी। कहने का मतलब है न्यूट्रल कंडीशन में है, उदासीन स्थिति में है। उम्मीद है उदासीन समझ में आ गया होगा, यानी न्यूट्रल समझ में आ गया होगा। तो समझते हैं न्यूट्रल वर्ड से कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में आ गई, बता देता हूँ। ये जो न्यूट्रॉन है वर्ड, ये जो न्यूट्रॉन शब्द है, ये न्यूट्रल प्लस ऑन इन दो शब्दों से मिलके बना है। यानी अगर मैं न्यूट्रॉन का संधि विच्छेद करूं, अलग अलग करूं इन वर्ड्स को, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, न्यूट्रल प्लस ऑन। न्यूट्रल मतलब उदासीन, ऑन का मतलब होता है कण। ये किसी और लैंग्वेज का वर्ड है ऑन, वैसे तो पार्टिकल है इंग्लिश में, कण को पार्टिकल बोलते हैं, पर ये ऑन जो है किसी और लैंग्वेज का है। तो उदासीन कण है न्यूट्रॉन। उम्मीद है बात समझ में आ रही है। हाँ, न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन कण है। बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रिसिटी प्लस ऑन। इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट, इलेक्ट्रिक करंट। और आपको पता है जब भी किसी वायर में, तार में इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा बहती है तो इलेक्ट्रॉन भागते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे कण हैं जो विद्युत के कण हैं। सेम ऐसा ही फोटोन एक शब्द है। फोटो का मतलब होता है प्रकाश, ऑन का मतलब होता है कण, यानी जो प्रकाश के कण हैं उसको हम बोलते हैं फोटोन। अब समझते हैं ये जो स्ट्रक्चर है ये है परमाणु का, परमाणु की संरचना है, ये एटम की संरचना है। परमाणु यानी एटम, उसकी ये संरचना है कि परमाणु दिखता कैसा है। तो परमाणु में ये जो चक्कर लगा रहे हैं ये है इलेक्ट्रॉन, ये लगातार चक्कर लगा रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है। और इसके भीतर ये पूरा का पूरा है नाभिक, न्यूक्लियस। और ये जो चक्कर लगा रहे हैं ये इन्होंने कक्षाएं बना दी हैं, अपनी शेल्स बना दी हैं जिनमें ये अपने चक्कर लगा रहे हैं, उसी ट्रैक पे चलते रहेंगे। और बीच में है नाभिक, और नाभिक में दो और कण हैं, वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन यानी प्लस और न्यूट्रॉन यानी जिस पे कोई चार्ज नहीं है। आप देख सकते हैं प्लस यानी प्रोटॉन, कोई चार्ज नहीं न्यूट्रॉन। और जो चक्कर लगा रहे हैं माइनस वाले हैं, ये है हमारा इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब है परमाणु कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा परमाणु दिखता है। अब इस परमाणु में ये जो बीच में नाभिक है, इस नाभिक के कण नहीं है क्या ये? यानी जो नाभिक है उसके कण कौन कौन से हैं? नाभिक के अंदर के कण प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही नाभिक के कण हैं। और नाभिक को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो एक वर्ड है न्यूक्लियन, वो भी दो शब्दों से आया है, एक है न्यूक्लियस, एक है ऑन। न्यूक्लियस प्लस ऑन यानी नाभिक का कण, और नाभिक के कण प्रोटॉन भी है न्यूट्रॉन भी है। यानी अगर कोई कहे कि क्या प्रोटॉन नाभिक का कण है, कोई कहे कि क्या न्यूट्रॉन नाभिक का कण है, यानी दोनों ही नाभिक के कण हैं, यानी दोनों ही न्यूक्लियंस हैं। अब आपको ये समझना ज़रूरी है कि प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों ही किसी परमाणु में बराबर होती हैं। प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और वो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, यानी एटॉमिक नंबर के बराबर होती है, जिसको Z से व्यक्त करते हैं। ये चीज़ें आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होंगी, फिर भी बता दे रहे हैं। जैसे ही नाभिक है, इसमें 3 प्रोटॉन हैं और 3 ही इलेक्ट्रॉन हैं इस पूरे परमाणु में, देख सकते हैं 1, 2 और 3, और प्रोटॉन भी 1, 2, 3। न्यूट्रॉन इतने हों या ना हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है प्रोटॉन्स की संख्या और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, दोनों की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए। तो ये बात समझ में आ गई। इसके बाद बात करते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन, हमें ये बात पता है कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है। कितना इन पे आवेश होता है? तो आवेश जो है इसका मात्रक होता है कूलॉम, क्योंकि इसके बारे में चार्ल्स कूलॉम ने बताया था, एक वैज्ञानिक थे चार्ल्स कूलॉम, उन्होंने, तो उनके सम्मान में आवेश का मात्रक है कूलॉम। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो होता है माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम।
माइनस यानी इलेक्ट्रॉन है, और 1.6 यानी 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है। एक प्रोटॉन पे भी उतना ही आवेश होता है, बस प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, धनावेश है। तो एक प्रोटॉन पे आवेश होता है प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश माइनस का है इतना ही, और उतना ही प्लस का प्रोटॉन पे आवेश है। ऐसे दो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है वो इतने में 2 का गुणा हो जाएगा, यानी अगर 1.6 10⁻⁻19 है तो 16 के दुगने हो गए 32, यानी 3.2 10⁻⁻19 कूलम हो जाएंगे दो इलेक्ट्रॉन पे आवेश। पर हम उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सेम ऐसे 18 इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है उसको हम लिख सकते हैं माइनस का 18 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि प्रोटॉन पे प्लस का 1.6 10⁻⁻19 कूलम है, बिल्कुल वैसे ही 13 प्रोटॉन हो अगर तो उन पे जो आवेश होंगे वो प्लस के 13 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी कि अब आपको एक बात समझ में आ रही है कि हर बार 1.6 × 10⁻⁻19 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन में भी 1 का मल्टीप्लिकेशन हो गया तो उतना ही हो जाएगा ना, 1 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी उतना ही रहेगा। चलो यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना आसान था, 16 दूनी 32 यानी 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। पर यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करना 18 का इससे करना थोड़ा सा टफ है। और वैसे भी हमें ये बात समझ में आ रही है कि कितने भी इलेक्ट्रॉन हो या कितने भी प्रोटॉन हो उनमें एक मूल आवेश है, वो ये है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इस मूल आवेश का, मूल मतलब फंडामेंटल चार्ज, मेन, क्योंकि उसी में जितने भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स की संख्या होगी उसका फिर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये तो हो गया मूल आवेश। तो इस मूल आवेश को एक अक्षर दे दिया है, इसको शॉर्ट में एक अक्षर से व्यक्त किया गया है जिसको ई बोलते हैं, स्मॉल ई। तो मूल आवेश हो गया इसमें E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे स्मॉल ई का मतलब इलेक्ट्रॉन मत समझ लेना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट सोचते हैं स्मॉल ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन, नहीं, यहाँ स्मॉल ई यानी मूल आवेश है, फंडामेंटल चार्ज है। अगर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बताना हो तो माइनस का 1e बोल सकते हैं, या माइनस का डायरेक्ट e बोल दो इस पूरे को। ऐसे दो इलेक्ट्रॉन पे माइनस का 2e, 18 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस का 18e, एक प्रोटॉन पे प्लस का 1e, 13 प्रोटॉन है तो प्लस का 13e। उम्मीद है बात समझ में आ रही है। अब समझते हैं, तो हमने पहले जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि किसी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस, प्रोटॉन पे चार्ज प्लस और न्यूट्रॉन उदासीन। अब हम ये भी यहीं से समझ सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा। तो हमें पता है यार नाभिक जो है उसमें प्लस प्लस के ही हैं, और न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है। तो जो प्लस प्लस के हैं उसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, प्लस का हो गया। अब कोई पूछे कि नाभिक पे कितना आवेश है, तो हमें पता है नाभिक पे 3 प्रोटॉन है, और 3 प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वो हो जाएगा प्लस का 3e। तो अगर कोई पूछे कि यार नाभिक पे कितना आवेश है, तो प्लस का 3e है। पर नाभिक पे आवेश कैसा है, किस प्रकृति का है, तो पॉजिटिव है, धनावेश है। सेम ऐसे अगर कोई पूछे कि यार पूरे के पूरे परमाणु पे आवेश बताओ कितना है, तो हमें यार ये बात पता है कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स नंबर में बराबर होते हैं किसी भी परमाणु में। अब प्रोटॉन इसमें 3 है, 1 2 3, और इलेक्ट्रॉन भी 1 2 3 3 ही है। तो 3 प्रोटॉन पे जो आवेश आ गया वो हो गया प्लस का 3e, और 3 इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश आ गया वो आ गया माइनस का 3e। अब जितना प्लस का है उतना ही माइनस का है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। इस तरीके से जब ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए तो यहाँ हो गया 0, यानी कोई आवेश नहीं है इस परमाणु पे। और जब परमाणु पे, पूरे परमाणु पे, अच्छा न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन से तो कोई लेना देना है नहीं, क्यों, न्यूट्रॉन तो उदासीन है ऑलरेडी। तो पूरा का पूरा परमाणु भी उदासीन ही हो जाएगा, क्योंकि 0 चार्ज आ रहा है, यानी ना प्लस है ना माइनस है, यानी कि पूरा का पूरा परमाणु जो है, एटम है, वो भी न्यूट्रल होगा। यानी न्यूट्रॉन भी न्यूट्रल है और एटम भी न्यूट्रल है। इसके अलावा कुछ बातें और समझते हैं। जैसे किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2n², ये भी केमिस्ट्री में पढ़ा है कि किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2n², जहाँ n क्या है, कक्षा की संख्या, शेल नंबर। अब जैसे मैं पहली कक्षा में बात करूं कि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो हमें पता है यार n की जगह 1 रख दो, क्योंकि n ही तो है शेल नंबर। अब पहली कक्षा की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट सेल की बात कर रहा हूँ, यानी इस वाली पहली कक्षा की बात कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप डायग्राम देख सकते हैं, मैंने पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, नहीं भरे हैं। तो अब यहाँ पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी 2 × n की जगह 1, 1 का स्क्वायर,
अब 1 का स्क्वायर हो गया 1, 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2, यानी अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 2, मतलब पहली में ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं, कम से कम तो 1 भी हो सकता है, पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं, और 2 से ज़्यादा पहली में नहीं रहेंगे। अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो अपनी अगली कक्षा बना लेगा और वो अपनी अगली कक्षा में चला जाएगा। तो दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे साहब? इस सेकंड शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो इस दूसरी कक्षा में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस दूसरी कक्षा यानी n की जगह कक्षा संख्या 2 हो जाएगी। तो यहाँ 2 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 8 हो गया। सेम ऐसे ही अगर मैं तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करूँ तो तीसरी कक्षा के लिए n की जगह 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 9 × 2 = 18, यानी तीसरी में ज़्यादा से ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कहने का मतलब ये है, जैसे हाइड्रोजन है उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो उसमें एक परमाणु क्रमांक है और परमाणु क्रमांक जितना होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, अब 1 इलेक्ट्रॉन है तो एक पहली कक्षा है होगी, उसमें एक ही कक्षा होगी। हीलियम सेकंड नंबर पे आता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो भाई दूसरा भी इस पहली कक्षा में आ जाएगा। पर लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि परमाणु क्रमांक 3 है, तो जैसे लिथियम की बात हम करेंगे तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो पहली कक्षा में चलेंगे, अगला एक और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अपनी एक अलग कक्षा बना लेगा। और ये कक्षा ऑलरेडी नहीं होती हैं, ऐसा नहीं कि साहब पहले ही से कुछ कक्षाएं बनी हुई हैं, सेल्स बनी हुई हैं, ऐसा नहीं है। कोई इलेक्ट्रॉन है वो लगातार जिस ट्रैक पे चलेगा एक ट्रैक अपना लेता है, वो ट्रैक काल्पनिक होता है, असलियत में दिखाई नहीं देता। आप सोचोगे साहब ये शेल होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, ऐसा नहीं है। रियलिटी में तो बस इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, शेल वेल कहीं ये सब पटरी थोड़ी ना बनी हुई है। जैसे सूरज के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, अब पृथ्वी घूम रही है तो ये तो है नहीं कि पृथ्वी अपनी किसी पटरी पे चक्कर लगा रही है, पर हमने जो सौरमंडल वगैरह बनाते हैं उसमें एक ट्रैक बना देते हैं, यानी एक कक्षा सी बना देते हैं, पर वो शेल पहले से नहीं है, पहले अर्थ ने चलना शुरू किया तब उसकी एक काल्पनिक पथ जो बना है वो है कक्षा। सेम ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स जब चलेंगे, अब यहाँ 2 ही शेल हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगा, अगर सपोज करके 2 इलेक्ट्रॉन होते सिर्फ तो पहली शेल होती, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो कहाँ कक्षा होगी? अगला इलेक्ट्रॉन आएगा वो थोड़ा डिस्टेंस बना लेगा, इससे ही है कि इस सेल से थोड़ी डिस्टेंस बना लेता तीसरा इलेक्ट्रॉन, और डिस्टेंस बना के जब वो अपनी चक्कर लगाएगा तो उसी को बोल देते हैं कि साहब एक नई कक्षा बन गई।